अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस व्लॉग में 3 इश्यूज़ पर बात करूँगा और उसका आगाज़ मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से करूँगा, जिसके साथ जिसको पीटीआई ने अब आई लव यू कह दिया है। और ये कौन लोग हैं, किस कुमाइश के हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी बात, लाहौर में कोई बैलेट पेपर पकड़े गए और जो कि उस हलके से थे, मानसरा से, जिधर से मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं। उन बैलेट पेपर्स की क्या कहानी है, वो किस तरह आए और उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनका क्या रोल था और क्या होना चाहिए था। और तीसरी चीज़, राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, जो एक बड़े नामी ग्रामी एंकर पर्सन है। तो इन 3 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब किया जाए और टल्ली ऑन की जाए, जो नोटिफिकेशन की बेल है वो उसको ऑन किया जाए। तो वापस आ जाते हैं। वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आने से पहले पहले मैं बताऊं कि आज नून लीग के साथ ज़्यादती हुई है। वैसे यानी कि नून लीग को काफ़ी शाक पहुंचा है कि उनके 3 MNAs जो हैं उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं इस्लामाबाद से। जो अंजम वकील और जो डॉक्टर तारिक फजल और तीसरे जो राजा खुरम, उन तीनों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं। तो अब देखेंगे ये कितनी देर मामला लटका रहता है। और जो दूसरा जो है कि वो एक इनके सेनेटर फैसल हैं, वो पीटीआई के वो मंजर आम पर आ गए हैं और आते हुए उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। अब ये है कि वैसे पीटीआई में ओवरऑल ये बात है जी कि इमरान खान के हक़ में ज़रूर बात करनी है। वो ठीक हो या ना हो कि वो जब तक कन्विक्शन उनकी ख़त्म नहीं होती वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन ये है कि उनके कहने से ये है कि ज़रा एक उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी। फैसल जावेद का क्या, जो बहुत सारे व्लागर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे होते हैं कि इमरान खान की रिहाई आज ही मुतवक्को। और उनके जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो रोज़ाना इसी तरह व्लाग देख रहे होते हैं कि पता नहीं को आज गैबी मदद मिली है। जिस तरह उमर अयूब ने कहा जी कि जो 3 करोड़ लोगों के दिलों में जाके जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते उतारे और उन्होंने कहा जी कि आपने पीटीआई को वोट देना है, ये ज़्यादती है, इस तरह ना किया करें। तो वापस आते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अब पीटीआई ने इत्तेहाद का फ़ैसला किया है। इत्तेहाद का फ़ैसले की इसलिए ज़रूरत है कि उनके जो MNAs हैं उन और MPs हैं उन पे बहुत सारे लोग उनको ताड़ रहे हैं, और ललचाई नज़रों से देख रहे हैं कि मैं इसको भगा के ले जाऊँ, इसको भगा के ले जाऊँ। तो उन्हें कोई एक शेल्टर होम चाहिए जिधर वो अपने बंदों को बंद करें। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पार्टी चाहिए जो कि यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो और जो पार्लिमानी पार्टी हो। अब यह है जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में उन्हें एक प्यार मिला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका पहले भी अलायंस एक तरह से था, इस तरह का नहीं था जो भी बने। और हामिद रज़ा जो हैं वो उसके सरबराह हैं। हामिद रज़ा कौन है? ये जो एक फ़ज़ल जो साहबज़ादा फ़ज़ल करीम है, उनके बेटे हैं साहबज़ादा फ़ज़ल करीम। ये फैसलाबाद से हैं। और हामिद रज़ा ने जो अब सीट जीती है, इंटरेस्टिंगली वो उन्होंने पीटीआई की हमायत से जीती है। और राजा रियाज जो हैं उनको शिकस्त फाश करके तो वो सीट जीत गए हैं, जो कि पहले पीटीआई में थे राजा रियाज, अब वो जो है वो नून लीग में थे, तो उधर से जीते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जी ये 2001 में बनी थी बकौल इसरार मदनी साहब के। वो एक इंटरनेशनल एक रिसर्च सेंटर है जो कि रिलीजन के हवाले से है। और जो इसरार मदनी साहब हैं पाकिस्तानी हैं और वो उसके सरबराह हैं। तो वो जो मजहबी जमातें हैं उन पर एक काफ़ी नज़र रखते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाईजान ज़रा थोड़ा यह ज्ञान हमें भी बांटें। तो उन्होंने बताया कि ये 2001 में बनी थी और ये कोई 8-9 जमातों का एक मजमूआ है। और जो बाकी जमातें हैं वो भी बस इसी तरह की कोई टाइम टपाऊ हैं, कोई छोटी छोटी जमातें, यानी कि कोई इतनी कोई बड़ी कोई उसमें ऐसी जमात नहीं है। जो हमारे कोई इस्टेब्लिशमेंट भी जो चौधरी रियासत वाले हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स इनके मुख्तलिफ होते रहते हैं। तो एक ये भी इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये बनी, इसमें मुख्तलिफ जमातें आ गई। एक और हैं महफूज मशहदी, तो वो उन्होंने भी एक अपना अलग से दड़ा बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना कोई स्ट्रांग नहीं है। अब यह है कि मरकज़ की हद तक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको एक पार्लिमानी सीट मिल गई है, जो कि साहबज़ादा फ़ज़ल करीम है वो जीत गए हैं। ये थोड़ी सा अबहाम अभी बाकी है कि क्या उन्होंने अपनी जो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को निशान अलाट हुआ हुआ था, या कि उन्होंने वैसे आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इसी तरह उनका जो बाकी हैं जो सूबाई असम्बली में भी, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके साथ इत्तेहाद है। एक चीज़ जो भी गैर वाज़ेह है वो ये है कि
किसी पार्टी का इत्तेहाद होने के लिए सिर्फ एक जगह पर नुमाइंदगी चाहिए, या कि हर सूबाई असम्बली में भी अगर वो उनके इत्तेहादी बनते हैं तो उधर भी उनको नुमाइंदगी चाहिए। लेकिन ये है कि जो पीटीआई का नया नाम जो है ना वो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाना जाए, क्योंकि सारे मेंबर जो हैं इनके उधर होंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि मुख्तलिफ हमारे चौधरी रियासत भी तजर्बा करते रहते हैं, तो ये इन्होंने और भी जगहों पे किए हैं। जैसे कि मसलन ये है कि तहरीक नफाज़ फ़िका जाफिया के मुकाबले में उसमें जो एक वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो जो है वो आ गई। और इसी तरह MWM जो है, और इसी तरह जो एक अहले हदीस जमात थी उसके मुकाबले में ये लश्कर तैयबा वाले आ गए जो मिलिटेंट आर्गेनाइजेशन है, जिहादी हैं। और इसी तरह उधर कराची में जो JUP है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उनके मुकाबले में उधर एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, यानी कि मुख्तलिफ जो है ना स्ट्रैंड्स वर्जन जो नए नए मॉडल हैं वो आते रहते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ PTI का हो गया है जी। अब अल्लाह करे कि ये इत्तेहाद तोड़ चढ़ जाए। जो पहले भी जिसको साथ वो लेकर चले हैं वो बंदे दरमियान में कभी भाग जाते हैं। MWM के साथ कोई थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, फिर बात ख़त्म हो गई, और फिर जमात इस्लामी की तरफ बढ़ी। जमात इस्लामी वाले जो हैं उन्होंने जो है वो ना कर दी। और फिर जो है मौलाना फजल रहमान, वो भी अभी दोनों की नई नई दोस्ती हुई है। अब पहले दिन तो काफ़ी शोर शराबा हुआ, लेकिन अब खामोशी है। तो अब देखते हैं कि ये इत्तेहाद जो है ये इनका तोड़ चढ़ जाए। अब हम इनके लिए दवा गो हैं। तो अब वो कहते हैं कि हमने जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके लिए भी अप्लाई करना है। ये पहली दफ़ा होगा कि अगर इनको रिज़र्व सीट कोई अभी जाके इलेक्शन के बाद अप्लाई कर रहा होगा और आगे से मिल जाए। आप देखें कि ये भी एक नया तजर्बा होगा कि इसमें क्या होता है कि इनको रिज़र्व सीट मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो जनाब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है जी कि आज पूरे सोशल मीडिया पे एक की दुआई पे ये है कि जनाब कोई दो एंकर हैं और उन्होंने को बहुत बड़ी खबर ब्रेक करते करते रह गए हैं। एक राय खल साहब हैं, राय जो साकिब खल, और दूसरा एक मियाँ इमरान अरशद। जो खल साहब हैं ये हम न्यूज़ के साथ हैं, और जो मियाँ इमरान हैं ये न्यू के साथ हैं। तो मैं कोई उनके हवाले से ये है कि एक वीडियो आई है जिसमें जो खल साहब हैं वो दिखा रहे हैं जी कि ये देखें, ये देखें, ये बैलेट पेपर हैं जो मियां नवाज शरीफ की उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, कि जो उधर मानसरा में जिधर से उन्होंने कंटेस्ट किया था, और तासर ये दिया जी कि ये इधर प्रिंट हो रहे थे। अब ये है कि वो वीडियो चल रही है और उधर से एक ट्रेंड चल रहा है जी कि अरेस्ट राय साकिब खल, ये नून लीग वाले चला रहे हैं। खल साहब जो हैं वो मिल नहीं रहे। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, मेरी भी बात नहीं हो सकी, उनका नंबर बंद है। और जो मियाँ अरशद हैं नियो वाले, उनका नंबर भी बंद है। तो मैंने मंसूर जो मंसूर अली ख़ान, ये उनके कुलीग हैं, उन्होंने इस पर कोई बताया कि जो खल साहब हैं वो उनको ये किसी ने किसी जगह पर बैठे हुए थे दोनों, मेरे ख्याल 15 फरवरी की बात है, और उनको किसी ने काल की कोई टिप दी जी कि आओ तो जनाब एक तुहाडे कैरियर की सब तो वड्डी स्टोरी जी है ना बम स्टोरी वो दे दें, यानी कि कहीं फट ना जाए, तुसी पहुँच जाओ। तो वो अगले दिन उधर पहुँचे और उधर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, और फिर उन्होंने कोई वो बैलेट पेपर भी दिखाए। अब ये है कि वो जो अपनी स्टोरी लेकर, जो एक अपने कैरियर की सबसे बड़ी स्टोरी है, वो लेकर जब वो दफ्तर पहुँचे, दोनों अपने अपने दफ्तर, तो उन्होंने लकान तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टोरी में प्रॉब्लम नज़र आता है। हो सकता है ये अपने लेवल पे सोचते होंगे कि बेग गे ये तो स्टोरी इतनी बड़ी है हमारी और ये लोग हमारे रास्ते में रुकावट हैं। तो खैर अभी शुक्र है कि उन्होंने अपनी कोई यूट्यूब पर नहीं की थी। आमतौर पे ये होता है कि जर्नलिस्ट का जब कोई अखबार में अपने या टीवी पर नहीं चलती तो वो यूट्यूब की तरफ रुजू करता है, अपना होता है कि और नहीं वीलाग तो हो गए आज। तो उनका ये कहना है जी कि वीडियो वायरल किस तरह हुई है। उनका ये कहना है जी कि वीडियो जो उनका सोर्स था उनको लेकर गया हुआ था, जब हमने नहीं चलाई तो उन्हें जड़े ना उन्हें क्या है उन्हें खुद ही चला दी है। यानी कि वो कोई वीडियो जो है उन्होंने बनाई हुई थी, साथ जब ये बना रहे थे तो वो भी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने चला दी है। अब ये है कि उस स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम थे। मैंने जब ये वीडियो देखी, एक तो ये है जी कि ए लो जी, ए लो जी, ए लो जी, इंज जो होंगे ना टी वी ते कि ये जनाब हमने पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन हो चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं, और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उधर से हार चुके हैं मानसरा की सीट से। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने उधर चैलेंज भी किया हुआ है
चैलेंज किया हुआ है, तो ये तो नहीं है कि कोई दोबारा से इलेक्शन होने हैं और वो इन्होंने लाहौर से बनाकर उधर भेजने हैं। अगर आपने कोई इस तरह का कोई छापा खाना चाहिए तो वो उधर मानसरा में भी मिल जाता है, इधर से लाहौर में बनाने का क्या मकसद था। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन उससे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो एक पेपर जो है ना, ये जो बैलेट पेपर हैं ये सारे वाटर मार्क हुए हुए हैं। वाटर मार्क क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोट बनते हैं उतने बैलेट पेपर इशू हुए हुए थे, और ये 3 प्रिंटिंग प्रेस से आए थे, और ये वाटर मार्क अगर कोई नहीं होगा तो वो वैसे ही जाली कंसिडर किया जाएगा। तो ये वाले जो पेपर दिखा रहे थे ये वाटर मार्क नहीं थे। वाटर मार्क ये होता है कि मसलन अगर एक NA 186 है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो पीछे जो है ना वो एक नज़र आ रहा होता है ज़रा, यानी कि भाई कि NA 186 के ये पेपर हैं, तो इधर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर यह है कि ऊपर जिधर वो कैंडिडेट का नाम या आगे CNIC या स्टैम्प उसका अंगूठा लगना होता है, वो भी उसके लिए भी जगह होती है, आगे कोई सीरियल नंबर भी होता है, वो भी उसमें वो कुछ स्पेस कम नज़र आ रही थी। इसमें जो जर्नलिस्ट भाई हैं ना उनसे एक मैं, यानी कि मैं ख़ुद जर्नलिस्ट हूँ और मैं आमतौर पे इस तरह की नसीहत करने से पहले जो है ना तौबा भी करता हूँ कि किसी से गलती हो जाती है, लेकिन गलती अगर बार बार आप करेंगे तो फिर ये गलती नहीं होगी, ये फिर आपका एक बड़ा एक गलत पैटर्न सेट हो रहा होता है। अब होता क्या है कि हर जर्नलिस्ट एक बड़ी खबर की तलाश में होता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं आइंदी खबर लैके आवाँ कि सवेरे क़यामत आ जाए। तो लेकिन ये है कि एक मैं अपने दोस्तों को, कोलीग्स को कहता हूँ कि जितनी बड़ी आपको खबर लगती है ना उसके बारे में उतने स्केप्टिकल हो जाया करें, उतना शक की नज़र से देखें कि हो सकता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हो सकता है कहीं गलत ना हो, तो आप जो उसके फैक्ट चेक है ना वो पूरे ज़रूर लगाएं। ये नहीं है कि आपको जनाब चीज़ मिली और आपने कहा जी हमने जाके चला दी, जी रिपोर्टर का काम है जी कि लोगों को बता देना, लोगों को कन्फ्यूज़ कर देना, रिपोर्टर का काम नहीं है। आप पहले अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली बात तो अगर कोई इस तरह का ब्लंडर हो रहा हो ना तो ज़हन में आनी चाहिए कि जो जिन पर मैं इल्ज़ाम लगाने लगा हूँ क्या वाकई इतने बेवकूफ़ हैं कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मुझे इधर लेकर आ रहा है ये कौन लोग हैं, इनके क्या अपने इंटरेस्ट क्या हो सकता है। सोर्सेज का अक्सर इंटरेस्ट होता है, यानी कि मैं अब उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसको मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लूँ। तो ये जो है यानी कि ये इन्हें करना चाहिए था, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन टू देयर गुड लक कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी टीवी से ये खबर नहीं चली, लेकिन उनका सोर्स इस्तेमाल कर गया कि बजाय इसके कि वो ख़ुद अपनी अलग से वीडियो बनाता, इनको वो वीडियो बनाते हुए उसने वो चलाई है, और वो सारा जो है ना अभी PTI वाले उसको हर तरफ वायरल कर रहे हैं, जो कि एक सरीहन एक झूठ है। और इसके हवाले से फ़ेक लॉ के हवाले से ज़रूर कोई ना कोई हमें कोई एक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें फैलती हैं। अदरवाइज़ फ्री स्पीच के नाम पे तो हम जलील हो जाएंगे, यानी कि ये फ्री स्पीच में मद में नहीं आता। फ्री स्पीच इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, यानी कि वो नो मैटर के हाउ स्टूपिड दे आर, लोगों को राइट होना चाहिए कि वो बात कर सकें। हमारी बहुत सारे यानी कि जो एक वक्त के साथ साथ चीज़ें एक्सेप्ट हुई, एक टाइम पर वो लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, तो वो तब ही मुमकिन हुई कि जब उन पर बात करने की इजाज़त थी, तो या बात लोगों ने की तो तब है। अदरवाइज़ अगर आपने पहले खामोश कर दें तो वो तो तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप झूठी बात जो है उसको फ्री स्पीच की आड़ में चलाएंगे तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो आपकी फ्री स्पीच की जो एक यानी कि जो फ्रीडम है उसके लिए भी डेंजरस है और पूरी सोसाइटी के लिए भी डेंजरस है, वो एक फितना फैलाती है। तो ये वाली चीज़ें इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। एक और कोई इसी तरह सा कोई फेक न्यूज़ से मिलता जुलता मामला कि पिछले दिनों जब आपके याद है कि जो एक मिसिंग पर्सन का कैंप लगा था जिसमें बलोच ख़वातीन आई थी, और उसके बाद उन दिनों में एक हामिद मीर साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जिसमें वो कह रहे हैं जी कि मैंने जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है गवर्नमेंट ने कहा जी आप हमें फ़राहम करें, तो मैंने फ़राहम की। उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर हैं और जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह और कुछ और लोगों को, इनको मैंने फ़राहम की, और उसके बाद वो बंदे जो है ना चुन चुन के एक एक करके उनको मार दिया गया। अच्छा, ये बड़ी डेंजरस बात थी और ये इल्ज़ाम जो है वो बड़ा संगीन भी है। और उस पे जो राना सनाउल्लाह हैं वो जो है मैदान में आए हैं, और राना सनाउल्लाह को पहले तो वो कहीं मेरे ख्याल इलेक्शन कंपेन में थे, अभी जो है यानी कि उन्होंने ये बात जो हैं नसरुल्लाह मलिक साहब नियो टीवी के, उनको इंटरव्यू में उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने कहा जी कि ये इल्ज़ाम लगाया गया, और उन्होंने कहा जी कि वो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी अपने लिए एक ख़तरात मोल लिए कि जब हामिद मीर को 2014 में गोली लगी थी
तो उस टाइम मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनका पता लेने गए थे, और इल्ज़ाम उस टाइम किस पे लग रहा था गोली मारने का, ISA DG पर। और जो आपका वक्त का वज़ीर आज़म है वो उधर जा रहा हो तो वो अपने रिस्क पर जा रहा होता है। तो उन्होंने कहा जी कि उस टाइम से हमारे लिए मसाइल बनने शुरू हुए और वो वक्त के साथ साथ संगीन होते रहे, और हमारी गवर्नमेंट गई, और ऐसा बंदा जिसके लिए हम इतना रिस्क लें वो बंदा हम पे एक बिला सोचे समझे इल्ज़ाम लगा दे, जो कि एक बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए ख़ुद ये डेंजरस भी है कि मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा है। तो उसके बाद यानी कि उनका मतलब ये था कि हो सकता है कि कोई बलोच फैमिलीज़ जो हैं यानी कि वो इनको अपना टारगेट समझ के इनको अटैक कर दें। ये भी तो हो सकता है कि हमारे बंदों को की लिस्ट इनके पास आई जो मिसिंग पर्सन की थी, तो इसका मतलब है मिसिंग पर्सन जो हैं वो मुबैना तौर पे कोई एजेंसीज़ की कस्टडी में होंगे, तो इन्होंने उधर मरवा दिए होंगे, यही मतलब निकल रहा है ना। तो हालांकि ऐसी उन्होंने कहा जी कि मुझे अगर कोई लिस्ट मैंने इनसे मांगी हो या इन्होंने मुझे दी हो तो मैं इस पर रिज़ाइन कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जियो की एक कमेटी बना लें, जियो TV के जो सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बना लें, उनको कहें कि ये बताएं कि इनके इल्ज़ाम अगर पहली बात तो यह है कि इनके इल्ज़ाम का वो जायज़ा लें, अगर वो गलत है तो फिर बताएं, इनके बारे में सज़ा भी तजवीज़ करें कि क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल ये एक संगीन इल्ज़ाम है जो राना साहब पर लगाया गया, और अब जो चैलेंज आ रहा है ये भी बड़ा सीरियस चैलेंज है। तो राना जो हामिद मीर साहब हैं उनको इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, वो एक सीनियर एंकर हैं, और बीइंग जर्नलिस्ट हमारे पास ये राइट तो किसी ने नहीं दिया हुआ कि हम किसी पे कोई एक झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हामिद मीर हैं उनके पास कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होगी, वो लिस्ट के हवाले से या जो इन्होंने इनको फ्राहम की, हो सकता है राना साहब को याद ही ना रहा हो, तो उनको देनी चाहिए। और अगर नहीं दी तो फिर यह है कि उनको उस पर माजरत करनी चाहिए। ये भी गलत तरीका है कि आप किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा दें। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।